नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को बेसिक केमिस्ट्री में रबर के बारे में बतलाएंगे। तो रबर जो होता है दो टाइप्स में होते हैं, दो तरह से प्राप्त किए जाते हैं। पहला नेचुरल रबर होता है जो पेड़ों के द्वारा, ट्री के रस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और यह पॉलीमराइजेशन कराकर तैयार किया जाता है। और दूसरा मैन मेड्स होते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए रबर जो आर्टिफिशियल कहलाते हैं। तो पहले हम आप लोगों को नेचुरल रबर बतलाएंगे जिसमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर भी आएगा। तो सबसे पहले नेचुरल देख लो रबर क्या है। कहता है कि जब हम आइसोप्रीन अर्थात यहाँ से देख सकते हो, नंबर दे सकते हो, 2 मिथाइल हो गया, 2 नंबर पर 1 2 3 4, 2 नंबर पर मिथाइल हो गया, 4 गो कार्बन है ब्यूट, और 1 पर और 3 पर डाइइन हो गया, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाइइन को आइसोप्रीन कहा जाता है। जब हम आइसोप्रीन को पॉलीमराइजेशन करेंगे, यानी कि बहुत सारे आइसोप्रीन लेते हैं, तब उसका पॉलीमराइजेशन पर पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होता है, अर्थात नेचुरल रबर तैयार हो जाता है। यह आपका नेचुरल रबर जो है, यहाँ देखो बेटा, कहता है कि नेचुरल रबर जो होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैप ऑफ ट्री, जिसे ग्लू कहते हैं, ग्लू। When a small cut is made on the bark of these tree, sap called latex flow out। कहता है कि जो नेचुरल रबर जो होता है पेड़ की रसों से, सैप से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग ग्लू कहते हैं। जब हम ट्री के बार्क पर एक स्मॉल कट कर देते हैं तब सैप प्राप्त होती है, जिसे लैटेक्स फ्लो आउट कहा जाता है। कहता है कि लैटेक्स इज ए डिस्पर्शन ऑफ नेचुरल रबर इन वाटर। लैटेक्स इज डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड फिल्टर्ड, देन एसिटिक एसिड इज एडेड टू कोगुलेट नेचुरल रबर। कहता है कि जो लैटेक्स आपको प्राप्त हुआ ट्री का सॉफ्ट को लैटेक्स कहते हैं। जो लैटेक्स नेचुरल रबर से वाटर में जो होगा वह डिस्पर्सन फेज में होगा, अर्थात वह अलग होगा, उस पर तैरेगा। लैटेक्स जो होते हैं जल के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है, फिर उसे फिल्टर करके छान लेते हैं। फिर उसमें जब आप एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, मिलाते हो, तब वह नेचुरल रबर का उलेट यानी कि जमना चालू हो जाता है। इस तरह हम लोग आइसोप्रीन को पॉलीमराइजेशन कराकर पॉली आइसोप्रीन जिसे नेचुरल रबर प्राप्त करते हैं। तो नेचुरल रबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो ट्री होगा ग्लू, उसको आप क्या करोगे, ग्लू से काटोगे तो सैप निकलेगा, यानी कि उसका जूस निकलेगा। फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स जो होगा उसका बाहर निकलेगा। लैटेक्स जो होगा वाटर में डिस्पर्सन अवस्था में नेचुरल रबर से प्राप्त होता है। फिर उसको हम लोग वाटर में डालकर डाइल्यूट कर देंगे और फिर उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे। फिर उसमें आप एसिटिक एसिड मिला दोगे। एसिटिक एसिड यानी कि CH3 COOH, एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड भी कहते हो, उसको मिला दोगे तो जो नेचुरल रबर होगा कोगुलेट होना चालू हो जाएगा, जमना चालू होगा। इस तरह आपका नेचुरल रबर प्राप्त हो जाती है। इसे नोट्स कर लो। अब देख लो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है? यह एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रबर को मोर ड्यूरेबल मटेरियल, दूसरे पदार्थों में चेंज करते हैं सल्फर के एडिशन के द्वारा। कहता है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हम रबर को सल्फर मिलाकर दूसरे पदार्थों में तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। तो यह देख लो, कहता है कि द वल्कनाइजेशन इट इज ए केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्ट करने में रबर इनटू मोर ड्यूरेबल मटेरियल्स भाया द एडिशन ऑफ
सल्फर। सल्फर को मिलाकर रबर से दूसरे पदार्थ में तैयार करने की रासायनिक प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में हमने रा रबर को लिया, जिसे आप 110 से 140 डिग्री सी ताप पर सल्फर के साथ एडिशन करके हीट करते हैं, तब आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर प्राप्त हो जाती है। यानी कि यह जो बॉन्ड है आपका यह टूटेगा, तो यह आपका सल्फर एक यहाँ जुटेगा, एक यहाँ आकर जुट जाएगा इस तरह। फिर इस पोजीशन को बॉन्ड जब टूटेगा तो एक सल्फर यहाँ पर जुट जाएगा, यह इससे जुट जाती है। यह हमारा रबर हो गया, जो रबर को आपने क्या किया, सल्फर के साथ एडिशन करा दिया। तो आपका कितना टेम्परेचर चाहिए, 110 से 140 डिग्री। इतना टेम्परेचर पर आप जब सल्फर को रबर के साथ मिश्रित कर देते हैं और गर्म करते हो, तब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर प्राप्त हो जाती है। देखिए कैसे लिखोगे, इन दिस प्रोसेस रा रबर इज हीटेड एट 110 to 140 degrees in presence of sulfur. Sulfur combines at the double bond of the different rubber spring. यह हमारा डबल बॉन्ड है, सल्फर यहीं पर कंबाइंस कर रहा है। ड्यूरिंग द वल्कनाइजेशन ब्रिजेज एंड क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड। यह ब्रिज और क्रॉस लिंक्स बिटवीन लीनियर चैन के बीच हमारा ब्रिज और क्रॉस लिंक बनते हैं। साथ में क्या देंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका डायमेंशनल जो होगा 3 डायमेंशनल, यानी कि एक्स एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस हो गया और यह आपका जेड एक्सिस हो गया। 3 डायमेंशन में देगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप इस तरह भी देख सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस देगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यह बनता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो आपने क्या किया, रबर लिए, उसको सल्फर के साथ एडिशन करा के 110 से 140 पर गर्म किए, तब जाके वल्कनाइज रबर तैयार हो जाता है। इसे आप नोट्स कर लो। देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो होता है वह क्रॉस लिंकेज में होता है, जो डिपेंड करता है सल्फर पर। अगर सल्फर नहीं रहेगा तो वल्कनाइजेशन क्रॉस लिंकेज में नहीं होगा। तो सल्फर की अमाउंट कितनी है उस पर डिपेंड करता है वल्कनाइजेशन पर। जैसे आप देख सकते हो टायर में 3 to 5% सल्फर आता है, जबकि बैटरी केज रबर में 30% तक सल्फर पाई जाती है। तो यह देख लो कैसे लिखते हैं, कहता है कि वल्कनाइजेशन द सर्च टू द स्टेफेंस द मटेरियल बाय क्रॉस लिंकिंग। याद रखना, यह सर्च करता है, व्यवहार करता है स्टेफेंस द मटेरियल बाय क्रॉस लिंकिंग पर ऑब्जेक्टिव में। द एक्सटेंट ऑफ stiffness of vulcanized rubber depends upon the amount of sulfur added। कितनी हमने सल्फर को ऐड किया उस पर आपका स्टिफनेस ऑफ वल्कनाइजेशन रबर डिपेंड करता है। जैसे आपका टायर रबर में याद रखना 3 to 5% सल्फर होता है, जबकि बैटरी केज रबर में 30% ऑफ सल्फर पाई जाती है। इसे आप नोट्स करो, तब इसका एडवांटेज बता रहे हैं आपको। अब देख सकते हो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की एडवांटेज, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। यानी कि इसमें आप पहले देख सकते हो इलास्टिसिटी इसका लो होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम होती है। यानी कि इट हैज लो इलास्टिसिटी एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसकी प्रत्यास्थता साथ ही साथ वाटर को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वह बहुत ही कम होती है। यह गुड रियलाइजेंस होता है, इट हैज ए गुड रिजेलेंस, यानी कि आर्टिकल मेड फ्रॉम द इट रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स या लोड। जब आप किसी रबर पर वेट देते हो तो वह फैलता है, जब उस वेट को छोड़ते हो यानी कि फोर्स हटा देते हो तो जो आर्टिकल जितनी लेंथ का था उतनी ही लेंथ का आ जाएगा। यह हमारा
रेजिलेंस कहलाती है, गुड रेजिलेंस होते हैं। इसके बाद थर्ड में आता है इट हैज हाई रेजिस्टेंस टू द एब्रेशन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। कहता है कि रेजिस्टेंस, इसका एब्रेशन का रेजिस्टेंस हाई होगा, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक का, वायुमंडल का ऑक्सीकरण भी हाई होगा। इट हैज बेटर रेजिस्टेंस टू केमिकल। कहता है यह जो आपका वल्कनाइज रबर बना उस पर केमिकल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ नेग्लिजिबल टैकीनेस होती है। टैकीनेस क्या है? जब दो रबर को सरफेस को ज्वाइंट करते हो, प्रेस करके दबाते हो तो जो दे ज्वाइंट हो जाते हैं प्रेस करने पर। जब दो रबर सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, जब दो कच्ची रबर को दबाते हैं तो एक ज्वाइंट बनता है, उस ज्वाइंट को हम टैकीनेस कहते हैं। इस तरह हमारा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कंप्लीट हुआ। इसका एडवांटेज भी हो गया, इसे आप नोट्स करिए। अब देखो सिंथेटिक रबर या आर्टिफिशियल रबर, जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया रबर होता है, जो आपका पॉलीमर होता है। तो इस पॉलीमर में जब आप खींचोगे, स्ट्रेच करोगी तो उसका लेंथ दोगुना हो जाएगा, और जब उसका स्ट्रेच फोर्स जो छोड़ेंगे तो वो अपने मूल अवस्था में आ जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक रबर है, ये इसका ओरिजिनल साइज इतना है, जब हम खींच रहे हैं तो दुगना हो गया, बढ़ गया, जब छोड़ देते हैं तो यह ओरिजिनल साइज में आ जाता है। यह हमारा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर होता है। लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो यह रिटर्न करके ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जिसे हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। कहता है कि सिंथेटिक रबर इज वल्कनाइजेबल मैन मेड रबर लाइक पॉलीमर। तो सिंथेटिक रबर जो होता है मनुष्य के द्वारा बनाए गए वल्कनाइजेबल रबर होती है, which can be stretched to at least twice its length। कहता है कि जिसे आप स्ट्रेच करते हो, तानते हो तो इसका लेंथ जो हो जाती है 2 गुना हो जाती है। बट इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स। जब हम इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स को छोड़ते हैं, यहाँ पर स्ट्रेच किए छोड़ देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसी को आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर कहते हो। जैसे एग्जांपल में बुन्नाइस या स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, इस स्टाइरिन से ब्यूटाडाइन और से रबर। तो इसमें क्या कहता है कि जब आपने स्टाइरिन को ब्यूट 1,3-डाइन के साथ सोडियम की उपस्थिति में गर्म करके पॉलीमराइजेशन कराते हो तब आपका बुन्नाइस प्राप्त हो जाती है। तो इसका डेफिनेशन कहता है बाय द कोपॉलीमराइजेशन, को माने एक साथ कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूट 1,3-डाइन एंड स्टाइरिन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बुन्नाइस इज फॉर्म। यह आपका सिंथेटिक रबर क्या हुआ, इसका बुन्नाइस एग्जाम्पल हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज बता रहे, इसको नोट्स करो। अब आप देख सकते हो सिंथेटिक रबर के जो हमने एग्जाम्पल बतलाए बुन्नाइस, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेज क्या है। तो सबसे पहले आप उसका प्रॉपर्टीज में देख सकते हो कि इट इज वेरी टफ एंड गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। कहता है कि यह नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर के लिए बहुत ही टफ और गुड सब्स्टिट्यूएंट होता है। इट पोसेज हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। कहता है कि यह हाई लोड कैपेसिटी साथ ही साथ एब्रेशन प्रतिरोध को भी रखता है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो टायर्स। ऑटो के टायर बनाने में हम बुन्नाइस, आप देख सकते हो तो जो ऑटो होता है उनके जो टायर होते हैं उस पर लिखा रहता है बुन्नाइस। इस तरह देख सकते हो, कभी भी मौका मिले तो या आप अपने घर में जिसके यहाँ गाड़ी हो उसमें आप देख सकते हो।
साथ ही साथ इसका यूज ऑफ मेकिंग फ्लोर, टाइल्स, शू सोल, हर कोई सोल पहनता है, जूता पहनता है, उसका सोल तैयार करने में, गैस्केट्स बनाने में होता है। साथ ही साथ फुटवियर कंपोनेंट्स एंड केबल इंसुलेशन में किया जाता है। इस तरह आप लोगों ने आज के जो पढ़ाई हुआ उस पढ़ाई के अंतर्गत आपने रबर के बारे में जाना। उसके दो टाइप हुए, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। इस तरह हम आज रबर कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।